हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल पवन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर को हम पूरा सॉल्व करेंगे। हमने गणित और विज्ञान विषय के पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहां जाकर आप बाकी विषयों के पेपर सॉल्यूशन को पूरा देख सकते हैं। इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न है वो है अति लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न दिया गया है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली एक संस्था थी जिसकी स्थापना 1831 में जोसेफ मेजिनी ने की थी। ठीक है, किसने की थी? जोसेफ मेजिनी ने। कब की थी? 1831 में। दूसरा प्रश्न है जो बेल्जियम देश है वो किस महाद्वीप का देश है। तो ये यूरोप का देश है। कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है बेल्जियम। तीसरा प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। कितनी भाषाओं को? 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। अगला है श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो श्रीलंका सन 1948 में क्या बना? एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। कब बना था? सन 1948 में। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और यह कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर बनाया हुआ है। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर बनाया हुआ है, जिसकी ऊंचाई है 138 मीटर और लंबाई है 1210 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है किन्हीं दो संघीय व्यवस्था वाले देशों के नाम लिखने हैं। यानी ऐसे देशों के नाम लिखने हैं जिनके अंदर संघीय व्यवस्था है, जैसे भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड। ये वे देश है जहां पर संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। सातवां प्रश्न है भारत के किन्हीं दो राष्ट्रीय दलों के नाम लिखिए। आप कांग्रेस लिख सकते हैं, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी लिख सकते हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड। ये सब क्या है? प्रमुख उदाहरण है जो भारत के अंदर प्रमुख राष्ट्रीय दल है। आप सब जानते होंगे, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, आप है, ये कुछ आपको नाम लिखने थे। आठवां प्रश्न है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो वो कौन करती है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नवा प्रश्न है गुजरात में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया हुआ है। तो गुजरात के अंदर नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया हुआ है। अगला वर्षा जल संग्रहण के दो मुख्य उद्देश्य बताने हैं। ठीक है, यानी वर्षा के जल को हम इकट्ठा क्यों करते हैं। तो पहला जो कारण है वो है भूमिगत जल स्तर को ऊपर लाना, यानी भूमि के अंदर जो जल का स्तर काफी नीचे चला गया है उसको ऊपर लाना, भूमिगत जल के गुणों को सुधारना और भूमि क्षरण और अति जल प्रवाह को क्या करना? रोकना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न, बैंक के दो प्रमुख कार्य बताइए। तो बैंक का पहला प्रमुख कार्य है धन जमा कराना। ठीक है, बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? धन को जमा करना। तो कोई भी व्यक्ति है वो बैंक के अंदर खाता खोल सकता है और इनमें बचत खाता, चालू खाता, जमा खाता, कौन सा भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है। ठीक है, और दूसरा बैंक का प्रमुख काम है ऋण उपलब्ध करवाना। तो बैंक जनता को क्या करती है? ऋण देने का काम करती है और बैंक की जो मुख्य कमाई है वो कहां से होती है? लोन देने से ही होती है। अगला प्रश्न है बहुसंख्यकवाद से क्या तात्पर्य है। तो बहुसंख्यकवाद क्या है? एक प्रकार की मान्यता है कि यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है, यानी किसी एक समुदाय की संख्या बहुत ही ज्यादा है, तो वह मनमाने ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की क्या करता है? अवहेलना कर सकता है। मतलब यदि किसी क्षेत्र विशेष के अंदर एक ही समुदाय के बहुत ज्यादा लोग उपस्थित हैं तो फिर वो मनमाने ढंग से देश का शासन कर सकते हैं और अपनी इच्छा या अपनी बातों को क्या करवा सकते हैं? लागू करवा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो अल्पसंख्यक समुदाय होता है उसकी आवश्यकताओं और उनकी इच्छाओं की क्या होती है? अवहेलना होती है। अगला है लोकतंत्र के कोई दो गुण बताने हैं। तो पहला है कि लोकतंत्र के कारण सार्वजनिक हितों में क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर सार्वजनिक शिक्षा का साधन, देशभक्ति की भावना, संविधानवाद में आस्था, कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में सहायक है और लोकतंत्र विश्व शांति का क्या है? समर्थक होता है। तो कोई दो कारण आपको लिख लेने हैं।
अगला है जैव विविधता क्या है। तो जैवीय संगठन के विभिन्न स्तरों में उपस्थित कुल विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता। यानी किसी एक क्षेत्र विशेष के अंदर जीवों के अंदर पाई जाने वाली जो विविधता है उसे ही कहते हैं जैव विविधता। ठीक है, किसी एक क्षेत्र विशेष में जीवों में पाई जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न है जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है। तो जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, क्योंकि प्रकृति में जो जल है वो एक जल चक्र के द्वारा हमेशा क्या रहता है, गतिमान रहता है, और जो हमें क्या होता है, उपलब्ध रहता है। बादलों के कारण वर्षा होती है और वही जल पुनः पृथ्वी पर वापस आता है और हमें क्या होता है, उपलब्ध होता है। इस पर जल का एक लगातार चक्र चलता रहता है, अतः जल क्या है, एक प्रकार का नवीनीकरण योग्य संसाधन है। अगला है समवर्ती सूची से आप क्या आशय है। तो जो संविधान है, संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का क्या किया हुआ है, बंटवारा किया हुआ है। और समवर्ती सूची के अंदर वे सारे विषय रखे गए हैं जो संघ सूची और राज्य सूची से क्या रह गए, सहज रह गए, बच रह गए थे। ठीक है, इस सूची के अंदर टोटल 47 विषय हैं और जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को ही आवश्यकता अनुसार कानून बनाने का क्या है, अधिकार है। लेकिन केंद्र के द्वारा बनाए जाने वाले कानून राज्य द्वारा निर्मित कानून स्वतः क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी राज्य द्वारा निर्मित कोई कानून है और उसके ऊपर जब केंद्र कोई कानून बनाती है तो राज्य सरकार द्वारा निर्मित वो कानून क्या हो जाते हैं, संघ के अंदर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी समवर्ती सूची संविधान के अंदर वो सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, राज्य और केंद्र दोनों को ही है, लेकिन केंद्र को क्या है, प्राथमिकता है। अगला शब्द है गिरमिटिया शब्द से क्या तात्पर्य है। तो जो गिरमिटिया मजदूर है, जो ये गिरमिटिया शब्द है वो मजदूरों के लिए प्रयुक्त हुआ है। और गिरमिटिया मजदूर एक तरह के कछुआ मजदूर होते थे जो एक समझौते के अधीन मालिक अपने पास रखता था, जिनका एक निश्चित समय के लिए होता था। यानी वो मजदूर उस मालिक के पास एक निश्चित समय के लिए होते थे और एक नए देश में काम के लिए क्या होता था, यह शब्द लागू होता था। ठीक है, जब किसी एक जगह के व्यक्ति किसी मालिक के साथ किसी समझौते या एग्रीमेंट के तहत किसी दूसरे स्थान पर काम करने जाते थे या किसी दूसरे देश में काम करने जाते थे तो उसे कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। क्या कहा जाता था, गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। अगला प्रश्न है उपनिवेश किसे कहा जाता है। तो उपनिवेशवाद से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें कोई राष्ट्र अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार अन्य राष्ट्रों पर नियंत्रण स्थापित कर वहां के संसाधनों का प्रयोग अपने हित के लिए क्या करता है, उपयोग में लाता है। मतलब उपनिवेशवाद से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से है जिसमें एक राष्ट्र अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार अन्य राष्ट्रों पर क्या करता है, कंट्रोल को स्थापित करने के लिए करता है, यानी अन्य राज्यों पर कंट्रोल करने के लिए करता है और फिर वहां के संसाधनों का क्या करता है, अपने हितों के लिए उपयोग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लघुरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है और भारत में इसके दो प्रभाव बताने हैं। तो वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के द्वारा जोड़ा जाता है। यानी वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर किसी देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश के जरिए विश्व की या विदेशों की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण ही आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। और इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाती है जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में क्या करती है, स्थापित करती है। ठीक है, अब वैश्वीकरण का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जब 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था खुली तब से भारतीय उद्योगों के लिए एक नया दौर शुरू हुआ है। 1991 में उदारीकरण और निजीकरण जैसी नीतियों को अपनाकर हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया है, एकीकृत किया है, मिला दिया है। ठीक है, आज संपूर्ण विश्व क्या हो गया है, एक बाजार बन गया है, जिसके कारण कई विदेशी कंपनियों ने भारत में क्या किया, निवेश किया, यानी भारत के अंदर रोजगार उत्पन्न हुए। वो अपने साथ नई तकनीक, नई नई टेक्नोलॉजी लाई, जिससे भारतीय उद्योगों को क्या हुआ, बहुत ज्यादा लाभ हुआ। मतलब वैश्वीकरण के कारण आज संपूर्ण दुनिया बिल्कुल सिमट कर रह गई है। आज भले ही दुनिया के किसी भी कोने में एक वस्तु बन रही है तो उसका प्रचार ठीक है, पूरी दुनिया में आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, और वैश्वीकरण के कारण ही भारत के अंदर बनने वाली चीजों का विश्व के स्तर पर प्रदर्शन हुआ है, वहां तक वो पहुंच पाई है
और भारतीय उद्योगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। भारत में नई नई तकनीकी का क्या हुआ है, आवागमन हुआ है, जिससे उद्योग में क्या हुई है, और ज्यादा वृद्धि हुई है। कई सारे लोगों को व्यवसाय मिला है और अन्य कई सुविधाएं भारत में उपलब्ध हो पाई है। वैश्वीकरण के कारण विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल, सूचना प्रौद्योगिकी, रसायन, परिधान, चमड़ा, कृषि, विनिर्माण आदि जैसे क्षेत्रों को क्या हुआ है, बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है लैंगिक असमानता क्या है और उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लैंगिक असमानता का मतलब है लिंग के आधार पर क्या करना, भेदभाव करना, समान व्यवहार नहीं करना। तो लिंग या जेंडर संबंधी जो असमानता है वो मानव अधिकारों के क्या है, विरुद्ध है। यह मुद्दा इस तथ्य पर बल देता है कि शारीरिक संरचना के आधार पर पुरुष या स्त्री के मध्य विद्यमान प्राकृतिक असमानताओं को स्वीकार किया जा सकता है, परंतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर पुरुष अथवा स्त्री में असमानता संबंधी भेदभाव औचित्यपूर्ण नहीं है। यानी लैंगिक असमानता का मतलब है कि लिंग के आधार पर क्या करना, भेदभाव करना। तो कहने का मतलब यही है कि शारीरिक संरचना के आधार पर हम पुरुष और स्त्री के मध्य भेद कर सकते हैं या उसमें असमानता स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर हम पुरुष और स्त्री में असमानता क्या नहीं कर सकते, असमानता नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, ये सही नहीं है। आज विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का स्तर पुरुषों के समान नहीं है। यानी आज भले दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है, तथा यही तथ्य जेंडर असमानता की अर्थ की ओर क्या करता है, ध्यान को आकर्षित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार पूरे विश्व में महिला यद्यपि विश्व जनसंख्या के आधे भाग का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है, तथा संपूर्ण कार्य के 2/3 भाग को क्या करती है, पूरा करती है, परंतु इनके पास विश्व की संपत्ति का केवल 10वां भाग ही मौजूद है। उदाहरण क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार पूरे विश्व के अंदर अगर महिलाओं की संख्या देखें तो वो लगभग आधी जनसंख्या के बराबर है, यानी 50% है, और पूरे विश्व का जो संपूर्ण कार्य है उसका लगभग 2/3 हिस्सा किसके द्वारा पूरा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। लेकिन फिर भी विश्व में अगर हम संपत्ति की बात करें तो केवल 1/10वां हिस्सा ही महिलाओं के पास है, और 90% किसके पास है, 90% पुरुषों के पास है। तो ये क्या है, ये एक प्रकार की लैंगिक असमानता को ही बताता है। वर्तमान समय विश्व बैंक के द्वारा प्रतिपादित सदशासन यानी सुशासन के सिद्धांत का संपूर्ण विश्व में जोरदार प्रचार तथा प्रचार किया जा रहा है। कानून का शासन लिंग या जेंडर पर आधारित भेदभाव को स्वीकार नहीं करता है। कानून की नजरों में स्त्री और पुरुष सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। मानवता व मानवाधिकार तथा भारतीय संविधान भी समानता के विचारों को क्या करता है, समर्थन करता है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका लैंगिक समानता और इसका उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। मारियान और जर्मेनिया कौन थे? जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? तो फ्रांस के राष्ट्र का जो प्रतीक है उसमें लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम क्या दिया गया, मारियान। उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी के साथ दिखाया गया है और उसकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। और इसी प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मेनिया को क्या बनाया गया है, रूपक बनाया गया है। यानी इसकी वजह से वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो राष्ट्र का प्रतीक है उस राष्ट्र के प्रतीक के जरिए उन्हें एकता की याद आती रहे कि हम सब क्या है, एक है। अगला है राजनीतिक दल के कोई 4 कार्य बताइए। तो सबसे पहले देख लेते हैं राजनीतिक कार्य क्या होता है, राजनीतिक दल होता क्या है। तो ऐसे लोगों का समूह जो एक जैसे विचार रखते हैं और जो देश की विभिन्न समस्याओं पर क्या करते हैं, विभिन्न समस्याओं पर एकमत होते हैं, उसे राजनीतिक दल का नाम दिया जाता है। यानी राजनीतिक दल समान विचारधारा रखने वाले लोगों का एक समूह है जो देश की विभिन्न समस्याओं पर क्या करते हैं, एकमत होते हैं, अपनी राय देते हैं और उसके समाधान हेतु प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों का महत्व, भूमिकाएं व कार्य लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का अपना विशेष महत्व होता है। ठीक है, राजनीतिक दलों का लोकतंत्र के अंदर उनकी एक प्रमुख महत्व है, उनकी भूमिका है और उनके कार्य क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं और उन कार्यों का लोकतंत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब प्रजातंत्र के अंदर ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, यानी जो राजनीतिक दल है ये लोकतंत्र या प्रजातंत्र के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनमें से पहला है जो राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को
अधिक से अधिक मत से जिताने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ताकि केंद्र के अंदर उनकी सत्ता बने। राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के क्या करते हैं, सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने के क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। राजनीतिक पार्टियां देश के कानून निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करता है। चुनाव जीतने पर बहुमत दल क्या करता है, सरकार बनाता है और अपनी नीतियों के अनुसार फिर वो सरकार को चलाता है, और दूसरे दल विरोधी दल के रूप में क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ये है राजनीतिक दलों की भूमिका। प्रश्न संख्या 23 है, आर्थिक कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को संक्षेप में समझाइए। तो आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक और तृतीयक। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जिस सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं द्वारा मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से क्या होता है, उत्पादन होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जितना भी उत्पादन होता है वो सब कहां से प्राप्त होता है, प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से। उसे क्या कहते हैं, उसे हम प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी क्रियाकलाप, खनन आदि, ये सब चीजें कहां प्राप्त होती है, प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त होती है। दूसरा है द्वितीयक सेक्टर। ठीक है, इस सेक्टर में क्या होता है कि प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें चीजें मिलती है उनको नए रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसे काम में लिया जाता है, वो लिया जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, तो इस क्षेत्र में होता क्या है, विनिर्माण प्रणाली के द्वारा उत्पादों को अन्य रूपों में बदला जाता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको विनिर्माण के जरिए कल कारखानों और फैक्ट्रियों के जरिए क्या किया जाता है, नए रूप के अंदर बदला जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल आदि। और तीसरा है आपका तृतीयक क्षेत्र। ये किससे संबंधित है, ये सेवा क्षेत्रों से संबंधित है। यानी इस सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुएं क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। यानी इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें केवल लोगों को सेवा प्रदान की जाती है, जैसे यातायात, वित्तीय सेवाएं, प्रबंधन, सलाह, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये थे आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न। रोलेट एक्ट क्या था और गांधी जी द्वारा रोलेट एक्ट का विरोध किए जाने का विवरण देना है। ठीक है, तो रोलेट एक्ट पहले था क्या, ये पढ़ लेते हैं। तो रोलेट एक्ट 1919 ई के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दी गई रियायतों से कांग्रेस क्या थी, असंतुष्ट थी। यानी 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंदर जो रियायतें दी गई थी उससे कांग्रेस क्या थी, असंतुष्ट थी और समस्त भारत में निराशा का वातावरण छाया हुआ था। सरकार को डर था कि अवश्य कोई नया आंदोलन क्या हो जाएगा, प्रारंभ होगा। तो इस एक्ट के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना अभियोग चलाए अनिश्चित समय के लिए बंद कर सकती थी और उसे अपील, दलील या वकील करने का भी कोई अधिकार नहीं था। यानी रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून की संज्ञा भी की जाती है, इस कानून के अनुसार क्या था कि जो अंग्रेजी सरकार है वो किसी भी व्यक्ति को बिना कोई मुकदमा चलाए कितने भी समय के लिए बंद कर सकती थी और उस व्यक्ति को अपने लिए अपील, दलील या वकील करने का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अतः इस एक्ट के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया और सरकारी दमन, इस एक्ट के विरुद्ध सभी भारतीय क्या हो गए, एक साथ खड़े हो गए। उन्होंने इसे काले बिल या काले कानून की संज्ञा दी। यह राष्ट्रीय सम्मान पर ऐसा धब्बा था जिसे भारतीयों के लिए सहना क्या था, बहुत ही कठिन था। और ऐसे कठिन समय में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली और इसे नवीन कार्यक्रम और क्या किया, कार्यविधि प्रदान की। उन्होंने इस एक्ट के विरुद्ध सत्य और अहिंसा के आधार पर कौन सा आंदोलन शुरू किया, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। दिल्ली में एक भीड़ पर पुलिस ने गोली चला ली जिसमें लगभग 5 व्यक्ति मारे गए और 20 क्या हुए, घायल हुए। इसके विरोध में बड़े बड़े शहरों में हड़तालें हुई, दुकानें बंद कर दी गई, अनेक लोगों को सरकार ने पकड़कर सीधे कहाँ डाल दिया, जेल में डाल दिया। और महात्मा गांधी ने भी जब वास्तविक स्थिति का अध्ययन करने के लिए दिल्ली और पंजाब की ओर जाने का प्रयत्न किया तो उन्हें भी क्या क्या कर दिया गया, उन्हें भी पकड़ लिया गया। तो इस तरह जो रोलेट एक्ट था वो भारतीयों के लिए बहुत ही निराशाजनक और एक दमनकारी क्या था, कानून था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी का अथवा वाला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे और उसका महत्व बताना है। तो दिसंबर 1919 के लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, दिसंबर 1929 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने लाहौर अधिवेशन के पूर्व स्वाधीनता प्रस्ताव को मानने से क्या कर दिया, इनकार।
परंतु गांधी जी अभी भी समझौते की क्या करते थे, आशा रखते थे। अतः उन्होंने 30 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन के समक्ष 2 मांगे प्रस्तुत की। गांधी जी ने यह घोषणा की कि मांगे स्वीकार न होने की स्थिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया जाएगा, प्रारंभ किया जाएगा। और इसका महत्व क्या था, तो इस आंदोलन में पहली बार बहुत बड़ी संख्या में भारतीयों ने क्या लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जिसमें मजदूर और किसानों से लेकर उच्च वर्ग के लोग भी क्या थे, शामिल थे। दूसरा, इस आंदोलन में करबंदी को प्रोत्साहन दिए जाने के परिणाम स्वरूप किसानों में भी राजनीतिक चेतना और अपने अधिकारों की मांग के लिए संघर्ष करने की क्षमता का क्या हुआ, विकास हुआ। इस आंदोलन ने जनता में निर्भयता, स्वावलंबन और बलिदान के गुण क्या किए, प्रसारित किए। देश की जनता को इस आंदोलन के जरिए ज्ञान हो गया कि अपने दुखों के निवारण हेतु दुखों का मुख ताकना क्या था, एक भ्रम था, जिसके उपरांत उन्होंने स्वतंत्र रहने की जिजीविषा की क्या लगाई, लो जगाई, यानी उनके अंदर अपने आप को स्वतंत्र करने की एक इच्छा प्रबल हो उठी, जाग उठी। इस आंदोलन ने जमीनी स्तर पर कांग्रेस की नाकामियों को भी प्रदर्शित किया, जिसके पास भविष्य के लिए आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य न होने के कारण वह भारतीय जनता में व्याप्त रोष का पूर्णतः उपयोग नहीं कर सकी। गांधी जी कहते थे कि सरकार विनिमय की दर घटाए, भू राजस्व कम करे, पूर्ण नशाबंदी लागू करे, बंदूकों को रखने का लाइसेंस दे, नमक कर को समाप्त करे, हिंसा से दूर रहने वाले राजनीतिक बंदी छोड़े जाए, गुप्तचर विभाग पर नियंत्रण स्थापित हो, सैनिक व्यय में 50% कमी हो, कपड़ों का आयात कम हो। तो ये सब क्या थी, गांधी जी की इस आंदोलन के जरिए मांगे थी। वायसराय ने इन मांगों को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अतः गांधी जी ने योजना अनुसार सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया, प्रारंभ किया, जो आगे चलकर देश की स्वतंत्रता आंदोलन में इसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की आजादी में एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, संघवाद से क्या आशय है, लोकतंत्र की परिभाषा सहित लोकतंत्र के गुण लिखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं संघवाद क्या है। तो संघवाद से अभिप्राय एक ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक साधिक इकाइयों यानी राज्य सरकारों के बीच क्या होती है, बटी होती है। यानी संघवाद से अभिप्राय शासन की एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न इकाइयों यानी राज्य सरकारों के बीच में क्या होती है, बटी होती है। संवाद या संघीय शासन वह व्यवस्था है जिसमें देश की सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, वो होता है संघवाद। अगला है लोकतंत्र। लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है लोगों का शासन, यानी संस्कृत में लोक यानी जनता और तंत्र का मतलब शासन है। इस प्रकार लोकतंत्र या प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था से है, एक ऐसी शासन व्यवस्था है और लोकतांत्रिक राज्य दोनों के लिए क्या होता है, प्रयुक्त होता है। यानी लोकतंत्र क्या है, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन है। अगर हम बात करें अब्राहम लिंकन की तो उन्होंने परिभाषा दी है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा किया जाने वाला क्या है, शासन है। ठीक है, अगर हम लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में शासक जनता द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और लोगों के द्वारा चुने हुए शासक ही सभी अंतिम और महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के अंदर बैठकर लेते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव जनता को एक ऐसा अवसर उपलब्ध कराता है जहां वो निष्पक्ष मतदान के द्वारा सरकार को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। चुनाव का यह विकल्प लोकतंत्र में सभी लोगों को समान रूप से क्या होता है, समान रूप से उपलब्ध होता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य, यानी वोट देने का सभी को समान रूप से अधिकार है और सभी का उतना ही मूल्य है, सभी के मत का समान मूल्य है। अगला, चुनाव द्वारा बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरों को मानते हुए क्या करती है, लोगों के हितों में कार्य करती है। यह होती है लोकतंत्र की विशेषताएं। अगला है प्रश्न संख्या 25, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है और भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका को स्पष्ट करो। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी वे कंपनियां जो एक से अधिक देशों के अंदर उत्पादन करती है, उस पर नियंत्रण करती है और अपना स्वामित्व रखती है। ठीक है, जैसे फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, टाटा मोटर्स आदि, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। मतलब ये एक से अधिक देशों के अंदर उत्पादन करती है और विश्व के विभिन्न देशों के अंदर उनका प्रचार प्रचार करती है, उन्हें बेचने का काम करती है, वहां पर अपनी अलग अलग इकाइयां स्थापित करती है और इस तरह बाजार के अंदर क्या करती है, वस्तुओं का उत्पादन और उन्हें बेचने का काम करती है। यह कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने और अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से
उन जगहों या देशों में उत्पादन के कारखाने स्थापित करती है जहां उन्हें सस्ती भूमि, सस्ता श्रम, कच्चा माल और अन्य संसाधन आसानी से मिल सके। यानी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज्यादातर उन्हीं जगहों पर स्थापित की जाती है जहां पर सस्ती भूमि हो, सस्ता श्रम हो, सस्ता कच्चा माल हो और अन्य संसाधन आसानी से मिल सके। अब बात करें भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका, तो आमतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों में विभिन्न वस्तुओं का क्या करती है, निर्माण करती है और फिर उन्हें बाजारों के अंदर क्या करती है, बेचती है। दुनिया के कई लोगों को प्रबंधन में रखती है और इसमें कई शेयर धारक भी होते हैं, यानी पार्टनर होते हैं। हालांकि एमएनसी कंपनियां, यानी वही मल्टीनेशनल कंपनियां, एमएनसी कंपनियां कई लोगों को नौकरियों पर रखती है, लेकिन इनके कारण कई लोगों की नौकरियां भी गई है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो केवल मुनाफे से प्रेरित है, रोजगार के अवसरों को क्या करती है, नष्ट करती है। और यह देखा गया है कि एमएनसी चाहे भारत में हो या कहीं और, नौकरी के अवसरों को बढ़ावा देने या रोजगार पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने लाभ को अधिकतम करने पर ही क्या करती है, जोर देती है। तो इसका मतलब यह है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण भारत में जो निम्न वर्ग या जो छोटे स्तर के व्यापारी वगैरह थे, उनको काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। ठीक है, अब भारतीय संदर्भ में अगर इसके प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले बेरोजगारी, क्योंकि प्रारंभ में जो छोटे मोटे व्यापारी जैसे छोटी छोटी दुकानें लगाकर छोटे छोटे जो लघु उद्योग क्या करते थे, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण वो लघु उद्योग धीरे धीरे क्या हो गए, समाप्त हो गए। दूसरा, इसकी वजह से लघु उद्योगों पर क्या पड़ा है, नकारात्मक असर पड़ा है। ठीक है, फिर उपभोक्तावाद और सांस्कृतिक आक्रमण, यानी देश के अंदर जो विदेशी चीजें हैं उनका बोलबाला बढ़ गया है। आज मार्केट के अंदर हद से ज्यादा चीन में बनी हुई वस्तुओं का बोलबाला है, क्योंकि वो सस्ती है और भारतीय वस्तुओं की लागत मूल्य से उनकी कॉस्ट भी क्या है, कम है। तो विदेशी संस्कृतियों का क्या है, प्रभाव बढ़ा है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों या निगमों को क्या हुआ है, बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। इस वजह से छोटे स्तर के जो उत्पादक या जो लोग थे या छोटे मोटे जो कंपनियों के अंदर लोग काम करते थे या जिनमें कम दक्षता या योग्यता थी, वो आजकल क्या हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। ठीक है, तो ये नुकसान हुआ है। प्रश्न संख्या 26 है, खनिजों का वर्गीकरण कीजिए और समझाइए कि खनिज संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम खनिजों के वर्गीकरण की, तो खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक धात्विक खनिज और एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज हमें कहां से प्राप्त होते हैं, धातुओं से प्राप्त होते हैं। धात्विक खनिज को हमने फिर से 3 भागों में बांटा है, एक लोह धातु खनिज, एक अलोह धातु खनिज और एक बहुमूल्य खनिज। लोह धातु खनिज का मतलब खनिज जिसमें लोहे का अंश होता है उन्हें लोह धातु कहते हैं, जैसे लोहा अयस्क, निकल, कोबाल्ट आदि। फिर अलोह धातु अयस्क यानी खनिज जिसमें लोहे अयस्क के अलावा अन्य धातुएं पाई जाती है, यानी लोहे का अंश नहीं पाया जाता, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। फिर बहुमूल्य खनिज ऐसे खनिज जिनका आर्थिक मूल्य यानी कीमत बहुत ज्यादा होती है, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। दूसरा प्रकार है अधात्विक खनिज, ये वो खनिज है जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर आदि। और अधात्विक खनिज का ये अगला प्रकार है, वो है ऊर्जा खनिज। इसमें सारे वो खनिज हैं जो ऊर्जा हमें उपलब्ध करवाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो ये था खनिजों का वर्गीकरण। अब खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, यानी इन्हें बचाकर क्यों रखना है, क्योंकि जो खनिज हैं वो अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब यदि एक बार ये समाप्त हो गए तो फिर से इन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है। इन्हें एक बार प्रयुक्त करने पर दोबारा बनाया नहीं जा सकता। हमें इन खनिजों का उपयोग इस प्रकार करना है कि ये हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने के साथ साथ हमारी जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए भी पर्याप्त मात्रा में क्या हो, उपलब्ध रहे। तो खनिजों को बचाने के लिए इसके स्थान पर हमें अन्य वस्तुओं के उपयोग के बारे में हमें सोचना चाहिए, यानी इनके अन्य विकल्पों की खोज करनी चाहिए। और जहां ऐसा संभव हो धातुओं के चक्रीय उपयोग को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। अतः यदि मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के साथ साथ यदि मैं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरी करना है तो निश्चित रूप से इनके संरक्षण की आवश्यकता है। अगला है भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का वर्णन करना है। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनका उपयोग पुराने समय से नहीं होता हुआ नहीं आ रहा है, क्योंकि परंपरागत स्रोत वे आते हैं जो कई पुरानी पीढ़ियों से जिनका उपयोग होता हुआ आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे उन परंपरागत स्रोतों से पूर्ति नहीं हो पा रही है या उनकी वजह से कई सारे नुकसान हो रहे हैं, प्रदूषण की समस्या हो रही है, तो फिर हमें ऊर्जा के अन्य जो वैकल्पिक स्रोत है उनकी खोज करना पड़ रहा है ताकि वो हमारी भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, ये क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। तो परमाणु की संरचना में बदलाव करके परमाणु ऊर्जा क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। परमाणु की संरचना में बदलाव करने की प्रक्रिया में
बहुत भारी मात्रा में कौन सी ऊर्जा निकलती है? तापीय ऊर्जा निकलती है, ताप ऊर्जा। और इस ताप ऊर्जा के इस्तेमाल से क्या पैदा की जाती है? बिजली पैदा की जाती है। ताप ऊर्जा से भाप बनाई जाती है और फिर भाप से टरबाइन चला के बिजली पैदा की जाती है। परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए यूरेनियम और थोरियम का इस्तेमाल किया जाता है और ये खनिज झारखंड में और राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। केरल की जो रेत है उसके अंदर मोनोजाइट रेत में भी थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यह था परमाणु ऊर्जा। फिर सौर ऊर्जा। तो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भुज के निकट माधापुर में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट बनाया गया है। सौर ऊर्जा से भविष्य के लिए नई उम्मीदें जगती है। सौर ऊर्जा की मदद से ग्रामीण इलाकों में जलावन और उपलों पर निर्भरता कम करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। इससे जीवाश्म ईंधन का संरक्षण भी बेहतर तरीके से होगा और पर्यावरण का जो प्रदूषण है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। ठीक है। फिर अगला है पवन ऊर्जा। तो भारत को विश्व में पवन सुपर पावर माना जाता है। भारत के सबसे बड़े विंड फार्म क्लस्टर तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरै तक फैले हुए हैं और पवन ऊर्जा के मामले में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी क्या है? महत्वपूर्ण है और राजस्थान के अंदर इसकी सबसे प्रबल संभावना है। फिर बायोगैस। खरपतवार, कृषि से प्राप्त अपशिष्ट, पशु और मानव अपशिष्ट से किसको बनाया जाता है? बायोगैस का या गोबर गैस को बनाया जाता है। केरोसिन, उपले और चारकोल की तुलना में बायोगैस क्या है? अधिक कार्यकुशल है। बायोगैस प्लांट को म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव और व्यक्तिगत स्तर पर भी बनाया जा सकता है। गोबर गैस प्लांट से हमें ऊर्जा के साथ साथ क्या मिल जाता है? खाद भी मिल जाता है। फिर है ज्वारीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पानी के प्रवाह को क्या करना होता है? कंट्रोल करना होता है। इसके लिए ज्वार वाले तटों पर क्या बनाए जाते हैं? बांध बनाए जाते हैं और ज्वार के समय पानी बांध के पीछे पहुंचता है और गेट बंद होने से वहां क्या हो जाता है? जमा होता है और जब ज्वार चला जाता है तो गेट खोल दिया जाता है ताकि पानी वापस समुद्र की ओर चला जाए और इस पानी के बहाव से टरबाइनों को चलाकर क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन द्वारा कच्छ की खाड़ी में 900 मेगावाट का एक ज्वारीय ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है। ठीक है, ये ज्वारीय ऊर्जा है। फिर भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा का मतलब है कि भूमि के अंदर की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को इस्तेमाल करना। तो आपने पढ़ा होगा कि धरती के अंदर काफी क्या होती है? गर्मी, और यह उष्मा कुछ स्थानों पर दरारों से होकर कहां पर आ जाती है? सतह पर आ जाती है और ऐसी जगह पर भूमिगत जल क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है और फिर वो भाप के रूप में क्या होता है? ऊपर उठता है। तो इस भाप का इस्तेमाल टरबाइन चलाने में किया जाता है। भारत में प्रयोग के तौर पर भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने के 2 संयंत्र लगाए गए हैं। उनमें से एक हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में निकट पार्वती घाटी में और दूसरा लद्दाख में पुंगा घाटी में स्थापित है, जहां पर भूमि के अंदर की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग करके टरबाइन चलाने में किया जाता है और टरबाइन से फिर बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये थे आपके गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या ऊर्जा संसाधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थान को अंकित कीजिए। पहला है मुंबई, चेन्नई, रावत भाटा, आगरा, माउंट आबू और अमृतसर। सबसे पहले माउंट आबू। माउंट आबू आपका यहां पर है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं MB। माउंट आबू सिरोही की, राजस्थान के सिरोही जिले में है। फिर है अमृतसर। अमृतसर कहां पर है? आपके पंजाब में। पंजाब कहां पर है? ये रहा। ठीक है, तो इधर पंजाब के अंदर क्या बताना है आपको? अमृतसर बताना है इधर। ठीक है, इधर है अमृतसर। इधर क्या है आपका? माउंट आबू राजस्थान के अंदर है। फिर बात करें आपका रावत भाटा। रावत भाटा भी यहां पर राजस्थान के अंदर है, इधर चित्तौड़ में। ठीक है, रावत भाटा भी इधर है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। फिर है आगरा। आगरा आपका कहां पर है? आगरा आपका यूपी में है। यूपी इधर है, इधर आपका आगरा है। ठीक है, फिर मुंबई। मुंबई आपका कहां पर है? महाराष्ट्र में। इधर है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। फिर कौन सा है? फिर आगरा हो गया, माउंट आबू, अमृतसर, रावत भाटा, चेन्नई। चेन्नई इधर है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है इधर। ठीक है, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, माउंट आबू, रावत भाटा, अमृतसर और आगरा। तो इस प्रकार हमने आपके कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।